हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो है, इसको अंत तक देखें। ये आपके परीक्षा उपयोगी वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्षेत्रीयतावाद। आज हम लोग क्षेत्रीयतावाद के विषय में जानेंगे। क्षेत्रीयतावाद का अर्थ, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को क्षेत्रीयतावाद कहते हैं। क्षेत्रीय विभिन्नताएं भारत के सामाजिक व राजनीतिक ढांचे की महत्वपूर्ण विशेषता है। क्षेत्रीय भिन्नताओं का आधार भाषागत, धार्मिक, जातिगत, सांस्कृतिक, भौगोलिक अथवा इनमें से कोई भी हो सकता है। क्षेत्रीयतावाद इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर निर्मित क्षेत्रीय पहचान व आकांक्षाओं की राजनीतिक व सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। क्षेत्रीयतावाद को समझने के लिए क्षेत्र का तात्पर्य समझना आवश्यक है, क्योंकि क्षेत्रीय पहचान की अभिव्यक्ति किसी भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में ही होती है। लेकिन क्षेत्रीयतावाद के विकास के लिए केवल भौगोलिक क्षेत्र का होना ही पर्याप्त नहीं है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा में गैर भौगोलिक तत्वों को अधिक महत्व दिया है। इसकी परिभाषा के लिए आइए देखते हैं क्षेत्रीयतावाद की परिभाषा। एस.आर. माहेश्वरी के अनुसार क्षेत्र एक महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य है तथा यह बहुत से उद्देश्यों के लिए सामाजिक समूहों का केंद्र है। अतः क्षेत्रीयतावाद की धारणा में क्षेत्र केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है, वरन वह एक सांस्कृतिक व सामाजिक साझेदारी व हित समूह का क्षेत्र है। एक तरफ जहां क्षेत्रीयतावाद को समझने के लिए क्षेत्र का संदर्भ आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर इसे समझने के लिए राष्ट्र का संदर्भ भी आवश्यक है। क्षेत्रीय पहचान राष्ट्रीय पहचान से भिन्न तत्व है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि दोनों सदैव एक दूसरे के विरोधी हों। क्षेत्रीयता की प्रकृति राष्ट्रीय हितों की तुलना में क्षेत्रीय हितों को अधिक महत्व देती है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह राष्ट्रीय हितों की विरोधी है। क्षेत्रीयता अपने उग्र रूप में राष्ट्रीय हितों की विरोधी होती है। क्षेत्रवाद व राष्ट्रवाद एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, एक दूसरे के समानांतर चल सकते हैं तथा अपने उग्र रूपों में एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीय पहचान से भिन्न किसी क्षेत्रीय पहचान पर आधारित एक ऐसा दृष्टिकोण व उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति है जो कतिपय क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करने का प्रयास करता है। उक्त परिभाषा के आधार पर हम क्षेत्रीयतावाद के कतिपय मौलिक तत्वों को चिन्हित कर सकते हैं। पहला, यह एक दृष्टिकोण व उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति दोनों हैं। दूसरा, यह दृष्टिकोण क्षेत्रीय पहचान पर आधारित होता है। इस पहचान का आधार उस क्षेत्र की भाषा, संस्कृति आदि कुछ भी हो सकता है। तीसरा, यह क्षेत्रीय पहचान राष्ट्रीय पहचान से भिन्न होती है। चौथा, क्षेत्रीयतावाद में राष्ट्रीय हितों की तुलना में क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं तथा संघर्ष। भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है। भारत में क्षेत्रीय विविधताएं बहुत अधिक हैं। इन विविधताओं की सबसे खास बात यह है कि इनका ऐतिहासिक व सांस्कृतिक आधार बहुत मजबूत है। इसी कारण क्षेत्रीय विविधताओं ने भारत के एकीकरण, संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया तथा सामाजिक आर्थिक विकास अर्थात भारतीय जनजीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। शासन व्यवस्था का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, इन विविधताओं की छाप उसमें दिखाई देगी।
भारत में जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है तथा केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, उसी कारण भी भारत की क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों के माध्यम से क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया गया है। वहीं देश की एकता व अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। अंबेडकर ने इसी आधार पर भारत में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना का समर्थन किया था। भारत में लोकतंत्र है तथा इसी कारण क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के अधिक अवसर हैं। तानाशाही व्यवस्था में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के कम अवसर होते हैं क्योंकि उन्हें दबा दिया जाता है। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कई रूपों में हुई। कई अवसरों पर यह अभिव्यक्ति तनाव तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों के रूप में भी देखने में आई है। भारत में क्षेत्रीय दलों का उदय व विकास। भारत में क्षेत्रीयतावाद भारत की क्षेत्रीय पहचान की राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम है। भारत की वर्तमान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्षेत्रीय पहचान की संगठित अभिव्यक्ति के लिए क्षेत्रीय दलों का गठन आवश्यक है, लेकिन भारत में क्षेत्रीयतावाद की बढ़ती प्रवृत्ति तथा क्षेत्रीय दलों के विकास व बढ़ते महत्व के लिए कतिपय तत्व भी महत्वपूर्ण हैं। संक्षेप में क्षेत्रीय दलों तथा क्षेत्रीयतावाद के विकास निम्नलिखित हैं। क्षेत्रीयतावाद के कारण। भारत की क्षेत्रीय विविधताएं व क्षेत्रीय पहचान। भारत में क्षेत्रीय पहचान अत्यंत मजबूत है क्योंकि वह एक ठोस सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरातल पर आधारित है। इस पहचान का आधार भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज अथवा विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियां कुछ भी हो सकता है। इस पहचान की संगठित अभिव्यक्ति क्षेत्रीय दलों के माध्यम से ही हो सकती है। अतः भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रकार क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन बन जाते हैं। संघात्मक व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। भारत एक बड़ा देश है जिसका शासन एक ही केंद्र से नहीं किया जा सकता है। यदि ऐतिहासिक परिवेश में देखा जाए तो भी भारत में प्राचीन काल से ही क्षेत्रीय स्वायत्तता का अस्तित्व रहा है। भारत के नए संविधान में संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों को नया आयाम प्राप्त हुआ। राज्यों की अपनी अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं जिसका क्रियान्वयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है। अतः संघात्मक व्यवस्था व लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आलोक में राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दलों का विकास व क्षेत्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय दलों के जनाधार का ह्रास। भारत में आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व कायम हुआ, जो कि एक पार्टी के अधिक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के कारण कांग्रेस एक सामाजिक व राजनीतिक गठबंधन के रूप में थी, जिसमें देश के विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों व विशिष्ट हितों का समायोजन किया गया था। कई कारणों से 1980 के दशक के अंत तक जाते जाते कांग्रेस की यह समायोजन क्षमता कमजोर होने लगी तथा वह विभिन्न क्षेत्रीय हितों को प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं कर सकी। कांग्रेस पार्टी का क्षेत्रीय जनाधार क्रमशः कमजोर हुआ तथा इसी अनुपात में क्षेत्रीय आकांक्षाओं व समस्याओं के समाधान हेतु क्षेत्रीय दलों का जनाधार व्यापक हुआ। क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या। भारत में विकास की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास नहीं हो पाया। विभिन्न प्रदेशों के अंदर स्थित उप क्षेत्रों का विकास भी संतुलित नहीं था। इससे यहाँ गरीबी, बेरोजगारी तथा अशिक्षा जैसी समस्याएं दूर नहीं हो सकी है। क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति व विकास के लिए ऐसी परिस्थितियां अत्यंत अनुकूल होती हैं। भारत में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय व विकास अपने क्षेत्र के लिए विकास के आधार पर नए राज्यों की मांग को लेकर हुआ है। छत्तीसगढ़,
उत्तराखंड, झारखंड की मांग वहाँ के क्षेत्रीय दलों द्वारा ही की गई थी। वर्तमान में तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन चलाया गया है तथा केंद्र सरकार ने वहां अलग तेलंगाना राज्य की स्थापना हेतु सहमति व्यक्त की है। क्षेत्रीय नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। क्षेत्रीय नेताओं में पनप रही राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी राजनीतिक दलों के उदय व विकास में सहायक रही है। ऐसा महत्वाकांक्षी नेतृत्व क्षेत्रीय पहचान के आधार पर किसी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जन समर्थन जुटाने में सफल रहता है। क्षेत्रीय नेताओं द्वारा राजनीतिक सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है तथा स्वायत्तता अथवा अलग राज्य के आंदोलनों को हवा दी जाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।